वो दौर जब मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी और अंग्रेजों की आहट कह सकते हैं तेज हो रही थी। मतलब अंग्रेजों के पूरी तरह जमने से ठीक पहले का हिंदुस्तान, वो कैसा था? ये वो वक्त था जब औरंगजेब की 1707 में मौत हुई और उसके बाद एक विशाल साम्राज्य के बिखरने की कहानी एक तरह से शुरू हो चुकी थी। देखिए, चुनौतियां दो तरफा थीं, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। एक बड़ी गलती शायद जो बाद के मुगलों ने की, वो थी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की अनदेखी करना। जैसे घर का मेन दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। खुला दरवाजा? तो फिर कौन झांक रहा था अंदर, या सीधा घुस ही आया? पहले तो ईरान का बादशाह नादिर शाह, वो सिर्फ झांका नहीं, 1738-39 में सीधा हमला कर दिया। पहले लाहौर जीता और फिर करनाल में 13 फरवरी 1739 को मुगल सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। करनाल की हार, इसका मतलब तो दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और शहर को बेरहमी से लूटा। कहा जाता है कि वो अपने साथ करीब 70 करोड़ रुपए की दौलत ले गया। सोचिए, उस जमाने में 70 करोड़। 70 करोड़! आज के जमाने में भी ये रकम होश उड़ा दे। उस वक्त तो क्या हाल हुआ होगा। और ये तो सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मशहूर मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसे कहते हैं, और वो बेशकीमती कोहिनूर हीरा, वो भी लूट कर ले गया। ये सिर्फ माली नुकसान नहीं था, ये मुगल बादशाहत की इज्जत, उनकी शानो शौकत पर एक जबरदस्त तमाचा था। एक मनोवैज्ञानिक चोट थी जिससे उभरना बहुत मुश्किल था। और कहानी यही नहीं रुकी होगी। दरवाजा तो जैसा आपने कहा खुला ही था। सही कहा। नादिर शाह के बाद उसका अफगान सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में दुर्रानी साम्राज्य का शासक बना। वो बार बार हमले करता रहा। उसने 1757 में तो दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। अब्दाली, हाँ, इसका नाम तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से बहुत जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी काफी कुछ हुआ। अब्दाली ने दिल्ली में नजीबुद्दौला को अपना मुख्य एजेंट, मतलब अपना आदमी बना दिया था। पर 1758 में मराठा सरदार थे रघुनाथ राव। उन्होंने नजीबुद्दौला को दिल्ली से खदेड़ दिया और पंजाब तक पर कब्जा कर लिया। ये मराठों की ताकत का शायद चरम था उत्तर भारत में उस समय। तो मराठे सीधे अब्दाली को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल, सीधी चुनौती। लेकिन अब्दाली चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो वापस आया और 1761 में हुई पानीपत की तीसरी और बहुत निर्णायक लड़ाई। इस जंग में अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह हराया। इस हार ने उत्तर भारत में मराठा विस्तार पर एकदम से रोक लगा दी और वहां एक तरह का, कह सकते हैं, शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका फायदा फिर बाद में दूसरों ने उठाया। तो ये बाहरी हमलों ने तो साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी, लेकिन आपने शुरू में अंदरूनी कमजोरियों का भी जिक्र किया था। क्या वो ज्यादा बड़ी वजह थी इसके पीछे? हाँ, शायद ज्यादा बड़ी वजह अंदरूनी ही थी। बात यह थी कि औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए, उनमें वो दम नहीं था। बहादुर शाह प्रथम को ही लीजिए, 1709 से 1712 तक औरंगजेब के बेटे थे, पर इतिहासकार खाफी खान ने उन्हें शाह ए बेखबर कहा। शाह ए बेखबर? हाँ, यानी ऐसा बादशाह जिसे राजकाज की कोई सुधि ना हो। हालांकि उन्होंने थोड़ी शांति बनाने की कोशिश की मराठों राजपूतों से, पर जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनके बाद क्या कोई ऐसा बादशाह हुआ जिसके फैसलों का असर दूर तक पड़ा हो बाद के जमाने पर? फर्रुखसियर का नाम लेना यहाँ जरूरी है। 1713 से 1719 उन्होंने 1717 में अंग्रेजों को एक फरमान दिया था, बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने का। अब उस वक्त शायद एक मामूली सी रियायत लगी हो। हाँ, उस वक्त कौन सोचता होगा। बिल्कुल, लेकिन इसी फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो आर्थिक ताकत दी जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक दबदबे की नींव रखी। ये कह सकते हैं अनजाने में दिए गए एक छोटे से अधिकार का बहुत बड़ा नतीजा निकला। लेकिन मैंने सुना है फर्रुखसियर का अंत तो बहुत बुरा हुआ था। हाँ, और वो मुगल इतिहास की एक बेहद शर्मनाक घटना थी। 1719 में दरबार के दो बहुत शक्तिशाली भाई थे, सैयद बंधु। उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद ली और फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया, फिर अंधा किया और मार डाला। हाँ, ये पहली बार था जब दरबार के अमीरों ने, मतलब रईसों ने, किसी मुगल बादशाह का खून किया था। अमीरों ने बादशाह को मार डाला? ये तो साफ संकेत है कि बादशाहत का डर, इज्जत दोनों खत्म हो रहे थे। दरबार में कोई नियम कायदा ही नहीं बचा था। सत्ता के लिए इतनी नंगी लड़ाई। बिल्कुल, सत्ता की बागडोर अब बादशाह के हाथ से फिसलकर ताकतवर गुटों के हाथ में जा रही थी। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का दौर आया, 1719 से 1748 तक। नाम तो रंगीला था और राज भी लंबा चला, करीब 29 साल। पर इसी दौरान साम्राज्य का रंग फीका पड़ता गया, उड़ता गया।
रंगीला के दौर में क्या बड़ा नुकसान हुआ साम्राज्य को? सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि उनके ही एक बहुत ताकतवर मंत्री थे, निजामुल मुल्क। उन्होंने बगावत कर दी और 1724 में दक्कन में हैदराबाद का एक स्वतंत्र राज्य ही बना लिया। अच्छा। हाँ, मतलब साम्राज्य का एक बड़ा और बहुत अहम हिस्सा टूटकर अलग हो गया। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, वो नादिर शाह का हमला वो भी इन्हीं रंगीला बादशाह के वक्त हुआ था। यानी नाम के रंगीला पर राजपाट तो बेरंग होता जा रहा था। बिल्कुल। और फिर बाद के बादशाह अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये तो बस नाम के ही रह गए होंगे। हाँ, काफी हद तक। आलमगीर द्वितीय 1754 टू 1758, उनके समय में प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, जिसने बंगाल में अंग्रेजी राज की शुरुआत की। जी। शाह आलम द्वितीय 1759 टू 1806 ने तो पानीपत 1761 और बक्सर 1764 दोनों बड़ी हार देखी। बक्सर की हार के बाद तो वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे। बक्सर के बाद क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी 1765 में। हाँ। इसके तहत कंपनी ने उन्हें पेंशन देकर इलाहाबाद में बिठा दिया। पेंशन देकर? हाँ, पेंशनर बना दिया। और बदले में कंपनी को मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार, दीवानी जिसे कहते हैं। यानी अब इन सूबों का सारा पैसा सीधा कंपनी के पास जाने लगा। बादशाह बस नाम के रह गए। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो मुगल बादशाह अब कंपनी के पेंशनर बन गए थे। और आखिरी बादशाह आखिरी थे बहादुर शाह द्वितीय, जफर, 1837 से 1857 तक। वो असल में शायर थे, पर किस्मत ने उन्हें 1857 के विद्रोह का नेता बना दिया। विद्रोह जब दबा दिया गया तो अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मौत हो गई। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद सवाल उठता है, इतना बड़ा सदियों पुराना साम्राज्य आखिर ढह क्यों गया? क्या कोई एक मुख्य वजह थी या कई सारे धागे उलझे हुए थे इसमें? इतिहासकार इसे अलग अलग नजरियों से देखते हैं, जैसा होता है। कुछ कहते हैं कि दिक्कतें मुगल सिस्टम के अंदर ही थीं, उसकी बनावट में ही। कुछ मानते हैं कि अलग अलग इलाकों में जो उथल पुथल मची वो ज्यादा बड़ी वजह थी। लेकिन अगर हम मुख्य कारणों को समेटें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। जैसे कि कमजोर बादशाह, ये तो हमने देखा ही। हाँ, ये तो सबसे पहला और साफ कारण है। औरंगजेब के बाद के ज्यादातर शासक या तो अयोग्य थे या हालात पर उनकी पकड़ ही नहीं थी। वो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं थे। और आपने जमींदारों की बदलती वफादारी की बात की थी शुरू में, इसका क्या मतलब है? देखिए, जमींदार, जिन्हें आप रईस या राजा भी कह सकते हैं, वो अपनी जमीन के मालिक होते थे और मुगलों के लिए टैक्स वसूलते थे। बदले में उन्हें हिस्सा मिलता था। जब तक केंद्र मजबूत था, दिल्ली में बादशाह का दबदबा था, वो वफादार थे। लेकिन जैसे ही बादशाह कमजोर हुए, ये जमींदार अपने अपने इलाकों में ज्यादा ताकतवर होने लगे और उनकी वफादारी कम होने लगी। वो अब दिल्ली की कम अपनी ज्यादा सोचने लगे थे। फिर एक और बड़ी समस्या थी, जिसे इतिहासकार जागीरदारी संकट कहते हैं। मुगल दरबार अमीरों से, मतलब रईसों से भरा था, जिन्हें जागीरदार कहा जाता था। इन्हें तनख्वाह के बदले जमीन से लगान वसूलने का अधिकार मिलता था। उसे जागीर कहते थे। अच्छा। जब बादशाह कमजोर हुए तो इन अमीरों में अच्छी, ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा लगान देने वाली जागीरें हथियाने की होड़ मच गई। ये अमीर लोग भी अलग अलग गुटों में बंटे थे, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, और ये आपस में ही लड़ते रहते थे सत्ता के लिए, जागीरों के लिए। इसी खींचतान ने साम्राज्य को अंदर से बहुत बहुत कमजोर कर दिया। और क्षेत्रीय ताकतों का उभार, जैसे मराठे, सिख, इनका क्या रोल था? बिल्कुल, जैसे जैसे दिल्ली कमजोर हुई, मराठों, सिखों, जाटों जैसी ताकतों ने सिर उठाया। मराठों ने तो सीधी चुनौती दी मुगल सत्ता को, मध्य और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इनकी बढ़ती ताकत ने भी मुगल साम्राज्य को कमजोर किया, जाहिर है। और आखिर में आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी थीं। लगातार लड़ाइयां हो रही थीं, अमीरों की फिजूल खर्ची थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल रहा था। इन सब की वजह से शाही खजाना खाली होने लगा था। आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे। ये किसी भी सल्तनत के लिए खतरे की घंटी होती है। कुछ सोर्स ये भी इशारा करते हैं कि शायद औरंगजेब की कुछ नीतियां, जैसे वो दक्कन में लंबी लड़ाई या उनकी धार्मिक नीति, क्या उन्होंने भी इस पतन के बीज बो दिए थे, या ये सिर्फ बाद के शासकों की नाकामी थी? जी, ये एक बहस का मुद्दा है जरूर। यकीनन औरंगजेब के लंबे शासनकाल की कुछ नीतियां थीं। खासकर दक्कन में जो सालों युद्ध चला, उसने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला था।
और उत्तर भारत पर से उसका ध्यान भी हटाया। उनकी कुछ धार्मिक नीतियों ने भी गैर मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से को नाराज किया था। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि पतन के कुछ बीज शायद पहले ही पड़ चुके थे, जिन्हें बाद के कमजोर शासक संभाल नहीं पाए, वो उन समस्याओं को और बढ़ा बैठे। यहाँ बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही दिल्ली का दबदबा कम हुआ, अलग अलग सूबों में नए सत्ता के केंद्र बनने लगे। कौन थे ये नए खिलाड़ी जो मुगल मंच पर अपनी जगह बना रहे थे? हाँ, ये 18वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी है। मोटे तौर पर हम इन नए राज्यों को 3 तरह से देख सकते हैं समझने के लिए। एक तो थे उत्तराधिकारी राज्य। ये वो पुराने मुगल सूबे थे जो लगभग आजाद हो गए, बस नाम के लिए बादशाह को मानते थे, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। अच्छा। दूसरे थे स्वतंत्र राज्य। ये वो इलाके थे जो पहले भी पूरी तरह मुगल कंट्रोल में नहीं थे और अब और ज्यादा आजाद हो गए, जैसे मैसूर, केरल और कई राजपूत राज्य। और तीसरे थे नए राज्य। ये वो राज्य थे जिन्हें मुगल सत्ता के खिलाफ बगावत करने वालों ने खड़ा किया था, जैसे मराठा, सिख और जाट राज्य। चलिए कुछ बड़े नामों पर बात करते हैं। हैदराबाद कैसे बना, आपने जिक्र किया था। हाँ, हैदराबाद की नींव रखी निजामुल मुल्क ने, जिनका असली नाम किलिच खान था। वो मुगल दरबार में एक बहुत ताकतवर अमीर थे। जब उन्हें लगा कि दिल्ली में अब कुछ नहीं रखा है, तो वो दक्कन चले गए और 1724 में शकरखेड़ा की लड़ाई जीती और फैक्टली मतलब असल में स्वतंत्र शासक बन गए। उन्होंने आसफ जाह का खिताब लिया और हैदराबाद रियासत की शुरुआत की। ये रियासत भारत की आज़ादी तक कायम रही। और अवध और बंगाल, ये तो बहुत उपजाऊ और अमीर सूबे थे उस समय। बिल्कुल। अवध में सआदत खान, जिन्हें बुरहानुल मुल्क भी कहते थे, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनके बाद सफदर जंग आए। बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने यही काम किया। बाद में अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली। ये सूबे कहने को तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, पर असल में अपने नवाबों के अधीन स्वतंत्र राज्यों की तरह काम कर रहे थे। अपना राजस्व, अपना टैक्स ये दिल्ली नहीं भेजते थे। और वो राज्य जिन्होंने सीधे मुगलों से लोहा लिया, मराठे, सिख, जाट, उनकी कहानी क्या थी? मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में, खासकर बाजीराव प्रथम, मराठों ने 18वीं सदी के मध्य तक उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया था। उन्होंने गुजरात, मालवा, छीना, दिल्ली तक धाक जमाई। हालांकि पानीपत की हार 1761 वाली, उसने उन्हें बड़ा झटका दिया, पर वो फिर भी एक बड़ी शक्ति बने रहे, खासकर मध्य और पश्चिमी भारत में। सिख। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक लड़ाकू समुदाय, खालसा बनाया था। उनके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। बाद में सिख 12 मिसलों में बंट गए। ये अपने सरदारों के अधीन स्वायत्त जत्थे थे, समझिए। अच्छा, 12 मिसलें। हाँ, इन्हीं में से एक थी सुकर चक्किया मिसल, जिसके थे रणजीत सिंह। उन्होंने इन सब मिसलों को एकजुट किया और एक मजबूत सिख साम्राज्य बनाया, जिसकी राजधानी लाहौर थी। उन्होंने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि भी की थी। जाट। दिल्ली के आसपास जाटों ने चूड़ामण और बदन सिंह के नेतृत्व में भरतपुर राज्य की स्थापना की। सूरजमल के समय, जिनकी 1763 में मृत्यु हुई, जाट शक्ति अपने चरम पर थी। आगरा, मथुरा तक उनका दबदबा था। और दक्षिण भारत में मैसूर और केरल का क्या हाल था उस समय? मैसूर में पहले वोडियार वंश का राज था, पर हैदर अली नाम के एक फौजी अफसर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और मैसूर को एक बहुत शक्तिशाली राज्य बना दिया। हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भी कड़ी टक्कर दी। बाद में केरल में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य को मजबूत किया। उन्होंने आसपास के छोटे रजवाड़ों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया। तो ये जो नए राज्य बन रहे थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मराठा, सिख, क्या ये मुगलों से बेहतर थे? क्या ये कोई स्थिर और मजबूत व्यवस्था बना पाए अपने इलाकों में? ये एक मिला जुला मामला है। ये राज्य ज्यादातर क्षेत्रीय थे और स्थानीय जमींदारों, व्यापारियों, सरदारों के समर्थन पर टिके थे। इन्होंने अपने अपने इलाकों में शांति और व्यवस्था कायम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये एक टिकाऊ और मजबूत आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में नाकाम रहे। असल में वो जागीरदारी संकट जिसका जिक्र हमने मुगल दरबार के संदर्भ में किया था, हाँ, वो इन नए राज्यों में भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहा। मतलब संसाधनों के लिए खींचतान यहां भी जारी थी। इस पूरी राजनीतिक उठापटक, लड़ाइयों और बदलते नक्शों के बीच आम आदमी की जिंदगी कैसी चल रही थी? समाज का, अर्थव्यवस्था का क्या हाल था उस दौर में? देखिए, जिंदगी आसान तो नहीं थी। लगातार लड़ाइयां होती थीं, लूटपाट होती थी, आम आदमी परेशान था। फिर भी जिंदगी चल रही थी। कृषि, खेतीबाड़ी अब भी अर्थव्यवस्था का आधार थी।
तकनीक भले ही पिछड़ी हुई थी, पर किसान मेहनत करते थे, अनाज उगाते थे। और व्यापार, मैंने सुना है भारत का व्यापार तब भी काफी अच्छा था, दुनिया भर में। हाँ, व्यापार काफी अहम था। भारत अपने सूती और रेशमी कपड़ों के लिए, मसालों के लिए, नील, शोरा गन पाउडर बनाने के काम आता था, और कीमती पत्थरों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। ये चीजें बाहर भेजी जाती थी और बदले में सोना चांदी भारत आता था। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया या कीमती धातुओं का भंडार कहते थे। ढाका का मलमल, गुजरात का सूती कपड़ा, कोरोमंडल तट की छपाई, ये सब दुनिया भर में मशहूर थे। क्या उस जमाने में भारत में जहाज भी बनते थे, समुद्री जहाज? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल और केरल, खासकर कालीकट में जमूरिन के तहत, इन इलाकों में जहाज बनाने का उद्योग काफी उन्नत था। भारतीय व्यापारी और नाविक इन जहाजों से दूर दूर तक व्यापार करते थे। और शिक्षा का क्या हाल था? समाज का ढांचा कैसा था? बुनियादी शिक्षा के लिए हिंदुओं के पाठशाला होते थे और मुसलमानों के मकतब। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, संस्कृत के लिए टोल या चतुष्पाठी होते थे। काशी, मिथिला मशहूर केंद्र थे। और फारसी अरबी के लिए मदरसे होते थे। पटना यानी अजीमाबाद उस समय फारसी के लिए एक बड़ा केंद्र था। समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, मतलब पुरुषों का दबदबा था। हिंदुओं में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, बहुत कठोर थी। मुसलमानों में भी शरीफ यानी ऊंचे कुल के विद्वान लोग और अजलाफ यानी निम्न वर्ग जैसे भेद थे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस दौर में? क्या कुछ पता चलता है? बहुत अच्छी नहीं थी, खासकर ऊंचे तबकों में। पर्दा प्रथा आम थी, उन्हें अक्सर घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता था। हालांकि जो निम्न वर्ग की औरतें थीं, वो खेतों में और घर के बाहर मर्दों के साथ काम करती थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, ये सब सामाजिक बुराइयां मौजूद थीं। दास प्रथा भी थी। घरेलू कामों के लिए दास दासियां रखी जाती थीं, खासकर ऊंची जातियों और वर्गों में। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये पतन और मुश्किलों का ही दौर था। लेकिन क्या इस अराजकता के बीच कला और संस्कृति के लिहाज से भी कुछ हो रहा था, या सब कुछ थम सा गया था? नहीं, हैरानी की बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भले ही दिल्ली का शाही दरबार अपनी चमक खो रहा था, लेकिन जो नए क्षेत्रीय शासक उभरे थे, उनमें से कई ने कला, साहित्य और वास्तुकला, आर्किटेक्चर को संरक्षण दिया। अच्छा, जैसे कि? कुछ उदाहरण है? बिल्कुल। लखनऊ में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया, जो आज भी अपनी शानदार बनावट के लिए मशहूर है। बिना किसी बीम या पिलर के इतनी बड़ी छत। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह, वो सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, बल्कि एक बड़े खगोल शास्त्री भी थे। हाँ, वही। उन्होंने जयपुर शहर बसाया और दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, जंतर मंतर। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से खगोलीय सारणियां, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स भी तैयार करवाईं। और साहित्य में या दक्षिण भारत में कुछ खास हो रहा था? बिल्कुल। केरल में पद्मनाभपुरम पैलेस है। वो उस दौर की वास्तुकला और भित्ति चित्रों, म्यूरल्स का बेहतरीन नमूना है। साहित्य में भी जान बाकी थी। मलयालम में कंचन नाम्बियार जैसे कवि हुए। तमिल में सित्तर कवि हुए, जैसे तायुमानवर। उन्होंने जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर चोट की अपनी कविताओं में। पंजाबी में वारिस शाह ने हीर रांझा जैसा इश्क का महाकाव्य रचा, जो आज भी गाया जाता है, सुना जाता है। और सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ ने रिसालो नाम से सूफियाना कलाम का संग्रह तैयार किया। तो कुल मिलाकर हम 18वीं सदी के भारत की एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां एक तरफ पुरानी व्यवस्था ढह रही थी, केंद्र कमजोर हो रहा था, बाहरी हमले हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नई क्षेत्रीय ताकतें अपने पैर जमा रही थीं, व्यापार चल रहा था और कला संस्कृति भी नए रूपों में नई जगहों पर सांस ले रहे थे। ये कोई ठहरा हुआ मुर्दा दौर नहीं था, बल्कि बदलाव और उथल-पुथल का दौर था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे इस अंदरूनी बिखराव ने, इन क्षेत्रीय ताकतों की आपसी खींचतान ने और उनकी अपनी कमजोरियों ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर चलकर बाहरी ताकतें, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत आसानी से अपना दबदबा कायम कर सकें। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि भारत के अंदरूनी हालात ने ही अंग्रेजों का रास्ता आसान बनाया। हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल हम सोचने को छोड़ जाते हैं। इस राजनीतिक बिखराव के बावजूद हमने देखा कि आर्थिक रूप से भारत में काफी जान बाकी थी। व्यापार था, कपड़ा उद्योग था, जहाज निर्माण था। जरा सोचिए, अगर कोई बाहरी ताकत के बजाय इन क्षेत्रीय शक्तियों के भीतर से ही
कोई एक मजबूत एकीकृत करने वाली शक्ति उभर पाती तो क्या भारत का भविष्य कुछ और हो सकता था? विचार करने लायक बात है।